पुलिस वालों को एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति है जो नकली नोटों का कारोबार करता है। वो खुद नकली नोट छापता है और नकली नोटों को छापने के बाद मार्केट में लाकर खपा देता है, लेकिन लेने वाले व्यक्ति को इस बारे में पता ही नहीं चलता है कि वो जो नोट ले रहा है वो नकली है या असली। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उस व्यक्ति के घर पर छापा मार देते हैं। जब उसके घर पर छापा पड़ती है तो उसके घर के अंदर से काफी सारे नकली नोटों का बंडल मिल जाता है और उसके घर के अंदर से प्रिंटर मशीन भी मिलती है और उसके घर के अंदर से कंप्यूटर भी मिलता है और उसके घर के अंदर से नोटों को गिनने वाली मशीन भी मिल जाती है और उस घर के अंदर से वो पेपर भी मिल जाता है जिन पेपरों पर नकली नोटों को ये छापा करता था। कुछ पुलिस वाले उसी घर के छत पर भी चले जाते हैं और जब छत पर ये लोग जाते हैं तो देखते हैं कि छत पर एक टंकी पड़ा हुआ है और उस टंकी को बड़ी ही बारीकियों से पैक किया गया है। उस टंकी का जो मुंह है, जो ढक्कन है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगाया गया है और उस पर टेप लगाया गया है। इस कदर उसको पैक किया गया है कि इस टंकी के अंदर न तो बाहर से हवा आ सकती है और न ही अंदर से बाहर हवा आ सकती है। पुलिस वाले सोचते हैं कि हो न हो इस टंकी के अंदर नोट पैक किया गया है और इसमें नोटों को छुपाया गया है। पुलिस वाले इसी उम्मीद में थे और इसी उम्मीद में उस टंकी को खोला भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो टंकी खुलता है तो उसके अंदर से एक बड़ी ही तेज बदबू आती है और जब पुलिस वाले उस टंकी के अंदर झांक कर देखते हैं तो उसमें बैग रखा हुआ था और उस बैग को बाहर निकाला जाता है। जब वो बैग बाहर निकलता है तो उस बैग को खोला जाता है और उसके अंदर भी एक प्लास्टिक था और उस प्लास्टिक के ऊपर काफी टेप लगाया गया था और फिर उस प्लास्टिक को भी पुलिस खोलती है और जब खोलती है पुलिस तो उसके अंदर से एक लाश निकलती है और ये लाश एक महिला की लाश थी जिसके 6 टुकड़े कर दिए गए थे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला से है। बिलासपुर जिला में एक जगह पड़ता है उसलापुर और इसी उसलापुर में किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई जाती है और बताया जाता है कि यहाँ एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम पवन ठाकुर है और वो नकली नोटों का कारोबार करता है और वो खुद नकली नोट छापता भी है और मार्केट में लाकर उसे खपा भी देता है। ये बात जनवरी की है। पुलिस में पवन ठाकुर को जनवरी में उठा लेती है और उसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन पुलिस वालों को पवन ठाकुर पर शक हो जाता है और इसके गतिविधियों पर पुलिस वाले नजर रखने लगते हैं। तकरीबन 2 महीना गुजरता है और 6 मार्च को इसके घर पर छापा मार दी जाती है नकली नोटों को लेकर ही। जब पुलिस वाले इसके घर पर जाते हैं तो इसके घर के अंदर से काफी नकली नोटों का बंडल मिलता है और इसके घर के अंदर से प्रिंटर मशीन भी मिलता है और नोटों को गिनने वाली मशीन भी मिलती है और कंप्यूटर भी मिल जाता है और इसके घर के अंदर से वो पेपर भी मिल जाता है जिस पेपर पर नोटों को छापा जाता है। फिर कुछ पुलिस वाले इसी घर के छत पर चले जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद छत पर भी कहीं नोटों को न छुपाया गया हो और जब पुलिस वाले छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ एक टंकी रखा हुआ है और उस टंकी को पैक कर दिया गया है। उसके ऊपर से टेप लगाए गए हैं और प्लास्टिक लगाया गया है। इस कदर इसको पैक किया गया है कि न तो बाहर से इसके अंदर हवा आ सकती है और न ही इसके अंदर से बाहर हवा आ सकती है। पुलिस वाले सोचते हैं कि हो न हो इसके अंदर नोट ही पैक किया गया और नोटों का बंडल ही इस टंकी के अंदर रखा गया है। पुलिस वाले इसी उम्मीद में उस टंकी को खोलते हैं और जो उस पर प्लास्टिक लगा हुआ था, जो टेप लगे हुए थे, उनको हटाया जाता है। जैसे ही वो टंकी खुलता है तो उसके अंदर से बड़ी ही तेज बदबू आती है और पुलिस वाले उसके अंदर जब झांक कर देखते हैं तो उन्हें एक बैग नजर आता है। एक बड़ा बैग था। उस बैग को बाहर निकाला जाता है और जब बैग वो बाहर निकलता है और उस बैग को खोला जाता है तो उसके अंदर एक और प्लास्टिक मिलती है और उस प्लास्टिक को भी लपेटा गया था और उसके ऊपर भी टेप लगाया गया था और उसको भी पैक कर दिया गया था। उस प्लास्टिक को खोला जाता है तो उसमें से एक लाश निकलती है और ये जो लाश मिली थी ये एक महिला की लाश थी। इस महिला के 6 टुकड़े कर दिए गए थे। अब पवन ठाकुर को थाने लाया जाता है और उसको लाने के बाद पूछताछ किया जाता है। पुलिस तो तलाशने गई थी नकली नोटों को, लेकिन अब वहाँ एक लाश मिली थी तो पुलिस वाले अब इस लाश के बारे में पवन ठाकुर से पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ में पवन ठाकुर बताता है कि ये जो लड़की है इसका नाम सती साहू है और बताता है कि वो मेरी पत्नी है। पवन ठाकुर बताता है कि हम लोग 10 साल पहले मिले थे। मैं उसमें फोटोग्राफर का काम करता था, फोटो खींचा करता था और मेरे दुकान पर आई थी ये फोटो खिंचवाने के लिए। मैंने फोटो खींचा और उसको एडिट किया, बहुत बढ़िया फोटो बना था और वो फोटो देखी तो बहुत खुश हुई और फिर वो चली गई। फिर हमारे पास वो अक्सर आ जाया करती थी फोटो खिंचवाने के लिए ही और फिर हमारी बातें होने लगी और हम लोग दोस्त बन गए। हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला और फिर इस बात का जिक्र हम लोग अपने घर वालों से किए कि हमें एक दूसरे से शादी करना है। लेकिन जो हमारे घर वाले थे उन्होंने भी मना कर दिया, यानी कि जो लड़की घर वाले थे उन्होंने भी मना कर दिया
और पवन ठाकुर के घर वालों ने भी मना कर दिया। पवन ठाकुर बताता है कि हम दोनों का जो जाति था वो अलग अलग था। जो सती साहू थी वो साहू समाज से आती थी और मैं ठाकुर समाज से आता था। इसी वजह से हमारे परिवार वालों ने हमारे रिश्तों को ठुकरा दिए। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और अलग एक घर लेकर रहेंगे। फिर हम दोनों ने शादी किया और अपना घर छोड़कर एक अलग हम लोग किराए पर मकान ले लिए और उस घर के अंदर हम लोग रहने लगे। शादी कुछ समय बाद हमारी एक बेटी हुई जिसकी उम्र इस समय 5 साल है और एक बेटा हुआ जिसकी उम्र इस समय 3 साल है। पवन ठाकुर बताता है कि शादी के कुछ ही समय के बाद हमें अपनी पत्नी पर शक हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से भी बातें करती है और उससे मिलती है और किसी दूसरे व्यक्ति से इसका अवैध संबंध है। मैं इस चीज के बारे में जब भी मैं अपने पत्नी यानी सती साहू से पूछता तो मेरी पत्नी इस बारे में कोई साफ साफ जवाब नहीं दे रही थी और मुझे इस चीज को लेकर अंदर ही अंदर बहुत खुन्नस हो रहा था और मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जब भी मैं अपने पत्नी से इसके बारे में बात करता तो कुछ क्लियर बता नहीं रही थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इस बात को लेकर हमेशा घर में झगड़ा होता रहता है। ये बात 6 जनवरी 2023 की है। पवन ठाकुर बताता है कि उस दिन मैं काम पर गया हुआ था और जब काम से मैं वापस लौटा तो मैं अपने पत्नी से उस दिन भी सवाल किया और उस दिन भी पूछा इस बारे में कि तुम्हारा किसी से अवैध संबंध है कि नहीं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो मुझे काफी गुस्सा आया और फिर मैं उसके साथ मारपीट करने लगा और मारपीट के दौरान ही मैं उसका गला दबा दिया और जब उसका मैं गला दबाया तो उस तक मैं उसका गला दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। जब उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाती है, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इसको कहाँ ठिकाने लगाना है, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता था वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था। वहाँ पर जो घर थे बहुत नजदीक नजदीक थे और अक्सर लोग आते जाते रहते थे और वहाँ पर घर के बगल में ही एक कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था जहाँ पर 24 घंटे मजदूर रहते थे। इस वजह से मैं लाश को बाहर नहीं ले जा पा रहा था और ठिकाने नहीं लगा पा रहा था। फिर मैं डिसाइड किया कि इस लाश के टुकड़े करते हैं और मैं मार्केट गया और टाइल्स काटने वाला मशीन लाया और कुछ पॉलीथीन लाया और टेप लाया। मैं अपने पत्नी के लाश को 6 टुकड़े किए उन टाइल्स काटने वाले मशीन से और उसके बाद से उन पॉलीथीन में पैक किया मैंने और उसके ऊपर टेप लगाया और मेरे छत पर जो टंकी रखी हुई थी उसी टंकी में ले जाकर मैं इसके लाश को डाल दिया और उस टंकी को इस तरह से पैक कर दिया कि इसके अंदर से जो बदबू है वो बाहर ही नहीं आया। और मैं तो मौके की तलाश में लग गया कि जब भी कभी मौका मिलेगा तो इस लाश को मैं दोबारा निकालूंगा और ले जाकर कहीं किसी नहर या नदी में फेंक दूंगा। और मेरे जो दोनों बच्चे थे उनको मैं अपने माता पिता के पास पहुंचा दिया और ये कह दिया कि मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करती थी और उसी के साथ चली गई है। मैं अपने घर वालों से ये बताया कि मुझे काम पर भी जाना होता है और इस वजह से बच्चों को पालने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग ही इन दोनों बच्चों का ख्याल रखिए, मैं आपको हर महीने कुछ न कुछ पैसे दे दिया करूंगा। पवन ठाकुर बताता है कि मैं इसके बारे में अपने सास और ससुर से भी बताया कि जो सती साहू है, जो आपकी बेटी है, जो मेरी पत्नी थी, वो किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। आप लोग भी उसको ढूंढने और तलाशने में मेरी मदद कीजिए। पवन ठाकुर बताता है कि जो मेरे सास ससुर थे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं उससे बात ही नहीं करते हम लोग और हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो कहीं जाए कुछ भी करे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन पवन ठाकुर अभी इन लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा था उसके पहले ही इसके घर पर नकली नोटों को लेकर छापा पड़ा और उन नकली नोटों की तलाशी के दौरान इसके घर के अंदर से ये लाश मिल गया। पुलिस इसके घर आई थी नकली नोटों को तलाशते हुए, लेकिन इसके घर में नकली नोट मिले ही साथ इसके घर के अंदर से एक और राज खुल गया जो शायद कभी नहीं खुल पाता और वो दफन ही रह जाता, जो इसकी पत्नी थी जिसकी मौत हो चुकी थी और इसी ने इसका कत्ल किया था और उसकी लाश को टंकी में डाल दिया था और टंकी में पैक कर दिया था। जो उस लड़की के परिवार वाले थे उन्हें भी इस लड़की से कोई मतलब नहीं था और शायद पुलिस नहीं पहुंचती इसके घर पर नकली नोटों को ढूंढने के लिए तो वो लोग भी कंप्लेन के लिए नहीं जाते, जो लड़की के परिवार वाले थे, जो लड़की के माता पिता थे, क्योंकि इससे वो लोग बात ही नहीं करते थे। इन्हें पता ही नहीं था कि इनकी बेटी कहाँ रह रही है। ये पकड़ा गया और जो इसका जुर्म था वो खुल गया। इसे लगा था कि ये बच जाएगा, लेकिन ये बच नहीं पाया। ये इस समय जेल में है। पुलिस वालों ने बाद में इस बारे में भी तलाशी की कि क्या हकीकत में जो सती साहू है, जो ये लड़की है, जो इस पवन ठाकुर की पत्नी है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध थे। तो ऐसा कुछ पुलिस को हाथ नहीं लगा जिससे कि ये साबित हो सके कि ये लड़की किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती थी। दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जो जिसका कोई इलाज नहीं है और ये एक लाइलाज बीमारी है। शक की वजह से इस कहानी में एक ऐसी महिला की मर्डर हुआ, एक ऐसी महिला का कत्ल हुआ जिसका कोई गलती नहीं था और जिसका कोई कसूर नहीं था और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी।
और इनके 2 बच्चे थे, वो 2 बच्चे भी अनाथ हो गए। इन दोनों बच्चे की जो माँ थी वो तो उनकी तो मौत हो चुकी है और जो पिता है उसकी पूरी ज़िंदगी अब जेल में ही बीतने वाली है। ये दोनों बच्चे बेकसूर थे, लेकिन अब ये बिना माँ-बाप के और इस समय अनाथ हैं और ये दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के साथ हैं। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ सुनाने का हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना और किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है और आगाह करना है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।